Hello guys, most welcome to the point program of the EasyMed आयुर्वेदा। और आज के इस लेक्चर्स में हम कवर करेंगे राजयक्षमा को और साथ में ट्यूबरक्लोसिस को भी। और इस लेक्चर्स में हम उन सभी वैल्यूएबल पॉइंट्स को कवर करेंगे जो हमारे AIPG एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट हो वो हमारे क्लिनिकल पर्पस से भी। तो प्लीज़ गाइस आप अपने कॉपी और पेन को उठा लीजिएगा और नोट करिएगा उन सारे पॉइंट्स को जो इम्पोर्टेंट्स हैं। और हाँ, ये लेक्चर जो है पूरा आपको आज वीडियो बेस पे मिलेगा और इसमें हम आपको सारे डायग्राम से और सारे हर तरह से पूरे टॉपिक को समझाएंगे। तो ये पूरा टॉपिक आपको पूरा कंप्लीटली वॉच करना है पूरा वीडियो, और वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कोरिलेशन है दोनों टॉपिक का आज। तो गाइस हम राजयक्षमा को समझने से पहले ट्यूबरक्लोसिस के उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं AIPG एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू से बहुत ज़्यादा। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसा इन्फेक्शन होता है? ये ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, ये एक ड्रॉपलेट टाइप का इन्फेक्शंस है और इसका जो रूट होता है वो इनहेलेशंस रूट से हमको ये स्प्रेड करता है। और इसमें जो इसका जो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसका जो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसका जो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको कैसे हमें याद रखना है? जैसे कि ये TB है और वैसे हमारे घर में होती है BB। तो जो BB होती है ना, तो BB का भी मायका होता है, इधर TB का भी मायका है। तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, तो TB का भी मायका है, उधर BB का भी मायका है। तो BB का मायका हेयर TB का भी मायका। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है और इसका जो रूट होता है वो इनहेलेशंस रूट से स्प्रेड करता है। और वो कैसे स्प्रेड करता है? जब हम किसी एक्टिव पेशेंट के कांटेक्ट में कोई पीपल्स आता है तब क्या होता है कि वो इनहेलेशंस रूट से जो है स्प्रेड कर जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने के कारण, कि ड्यू टू द स्नीजिंग, ड्यू टू द टॉकिंग एक्सेट्रा, जो भी इनहेलेशंस के वे हैं उन सभी वे से जो है ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर जाता है। तो पहला हमें इस टॉपिक में याद रखना है, इसका जो माइकोबैक्टीरियम इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस है, इनहेलेशंस इसका रूट है। तो ये कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में और कैसे ट्यूबरक्लोसिस होती है पेशेंट्स को, ये डिजीज प्रोसेस कैसे होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इस तरह से एंटर करता है और एंटर करने के बाद एल्वोलाई पे जाता है। एल्वोलाई पे जाने के बाद क्या करता है, एल्वोलाई जो है वो इनिडिएट वहाँ पे जाके ये ऑर्गेनिज्म इनिडिएट कर देता है हमारे मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स को। और वहाँ पे जो है इसके बाद पूरे प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद जो है न्यूमरस ग्रेनुलेंस बन जाते हैं और इसके बाद जो है प्राइमरी एक लीजन बनता है और वो लीजन जो है उसको हम गोन फोकस कहते हैं। तो गोन फोकस जो हमको प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में मिलता है। अब जो ट्यूबरक्लोसिस के जो टाइप हैं वो क्या क्या हैं? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है 2 टाइप की होती है। एक तो होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कब कहते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हम जब कहते हैं जब ये इन्फेक्शंस जो होता है हमारे लंग्स में होता है तब करते हैं हम इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एक्चुअली में और इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जब कहलाता है जब ये इन्फेक्शंस अदर देन लंग्स फील्ड के अलावा अदर्स जगह पे स्प्रेड कर जाता है तब उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो कौन से कहाँ पे ये बैक्टीरिया जब स्प्रेड करता है ऑर्गेनिज्म तब होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के जो एरियाज़ हैं वो LLS, BVK, CNS एंड GIT। LLS का मतलब हो गया लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड मतलब एरिया पे लिम्फ नोड्स, L मीन्स लीवर, S मीन्स जो है सीरस मेम्ब्रेन एंड B मीन्स बोन एंड ब्रेन, K मीन्स किडनी, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड GIT। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में हमें स्प्लीनोमेगाली भी मिलता है, इस तरह से वो होता है। उसके बारे में बात नहीं करनी है, बात करनी है हमको उन मेन पॉइंट्स पे, ठीक है, जिनका हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है PG एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो बात करेंगे जो 3 टाइप पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, नेक्स्ट वन इज़ द मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस एंड थर्ड इज़ द सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होती है उसमें जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स रहता है। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस वो ट्यूबरक्लोसिस होती है उनको होती है जो प्रीवियसली कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, उन पीपल्स को जो होती है उनको होती है, उसको वो ट्यूबरक्लोसिस को हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो प्रीवियसली
इन्फेक्टेड ना हो प्रीवियसली, जिनमें इस ऑर्गेनिज्म का रोल ना रहा हो, उनको कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, उनमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स रहते हैं और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ रेयरली और उसमें कुछ विशेष सिम्टम कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा नहीं होती है वो। और उसमें जब ये गोन फोकस जो होता है, गोन फोकस मिलता है, और ये गोन फोकस जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। गोन फोकस इसके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि गोन फोकस हमें प्राइमरी में मिलता है और इसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स मिलता है, कभी कभी फेब्राइल कंडीशंस मिल जाती हैं। इसके बाद जो इसमें बात करेंगे हम इसमें और क्या मिलता है, तो इसमें जो फोकस मिलते हैं उन सब के बारे में एक बार आप देख लीजिएगा। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में मिलता है हमें प्राइमरी लीजन, गोन फोकस एंड गोन कॉम्प्लेक्स एंड रैंक कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना है पीजीआर प्राइमरी लीजन्स, गोन फोकस और गोन कॉम्प्लेक्स एंड रैंक कॉम्प्लेक्स। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस की। तो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में हमें क्या मिलता है? मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में जो हमें मिलता है वो माइलेट सीड लाइक अपीयरेंस मिलता है, वो पूरा थ्रू आउट लंग्स फील्ड में मिलता है। और अगर हम इसमें इसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं? वो इसमें मिलता है हमको फीवर 2 से 3 वीक्स तक का एक्सट्रीम क्लिनिकल फीचर्स, नाइट स्वेट, वेट लॉस, एनोरेक्सिया एंड ड्राई कफ। इसको याद रखने के लिए जो निमोनिक्स है वो ये है कि डाउन फीवर, डी फॉर ड्राई कफ, ए फॉर एनोरेक्सिया, डब्ल्यू फॉर वेट लॉस, एन फॉर नाइट स्वेट एंड एफ फॉर फीवर। तो ये इसके सिम्टम्स मिलते हैं। हाँ, इसमें और भी जो मिलता है वो ये, तो इसकी जो एक्सरे में मिलता है वो माइलेट सीड लाइक एक्सरे में माइलेट सीड लाइक अपीयरेंस मिलता है। फंडोस्कोपी में कोराइड ट्यूबरकल्स मिलते हैं और क्रैकल्स मिलते हैं रेयरली जो है ऑन आस्कल्टेशंस पे। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की। तो उसमें हमें क्या मिलता है? कैविटेशंस मिलता है, कैविटी बनती है, कैविटी फॉर्म हो जाती हैं, कैविटेशंस मिलता है। कैविटी फॉर्म में जो हो जाती हैं वो कैविटी कहाँ पे फॉर्म होती हैं? वो बायलेटरली लोब्स पे होती हैं, यानी कि दोनों लोब्स पे मिलती हैं, कभी कभी वन या बोथ दोनों लोब्स पे, वैसे बायलेटरल लोब्स पे मिलती हैं। और वो मिलती कहाँ पे हैं? जो एपेक्स पार्ट होता है यानी कि अपर लोब पे, वहाँ पे हमें ये कैविटी फॉर्मेशंस मिलता है इन एक्सरे में। अभी क्या है कि इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये ट्यूबरक्लोसिस, अच्छा इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में मलेरिया टीबी वाले सिम्टम्स और साथ में जो कफ होता है वो बेड कफ मिलता है, बेड कफ मिलता है, यानी कि हेमोप्टाइटिस भी मिलता है। तो हेमोप्टाइटिस क्या है? हेमोप्टाइटिस वो होता है कि जो ब्लड में हमें जो इमेटिक हो, यानी कि ब्लड में जो हमारा जो स्पुटम निकलता है वो क्या होता है कि वो हीम, यानी कि ब्लड के साथ में जो स्पुटम निकलता है उसे हेमोप्टाइटिस बोलते हैं। तो वो हेमोप्टाइटिस जो है हमको सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस पे मिलता है। अब बात करेंगे हम इनके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, और साथ में हम आपको एक बार और बता देते हैं कि जो फोकस जो साइन मिलते हैं उनके बारे में हम आपको ये बताते हैं कि जो गोन फोकस मिलता है आपको प्राइमरी टीबी में, रैंक कॉम्प्लेक्स मिलता है प्राइमरी टीबी में, माइलेट सीड लाइक अपीयरेंस मिलता है मिलियरी टीबी में। इसके अलावा जो कैविटी फॉर्मेशंस मिलता है सेकेंडरी में, और साइमन फोकस मिलता है एल्सवेयर, अगर इन्फेक्शंस ब्लड स्ट्रीम में हो, अगर लंग्स वाली फील्ड में ना हो कि एल्सवेयर इधर उधर यानी कि ब्लड स्ट्रीम में हो तो मिलता है हमको साइमन फोकस। और इसके अलावा कुछ फोकस और हैं जो मिलते हैं हमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में, उनके भी नाम एक बार हम आपको बता देते हैं। एक पबलीजन मिलता है सुप्रा क्लेविकुलर्स में, और ये आसाम फोकस मिलता है इंफ्रा क्लेविकुलर में, और रिच फोकस मिलता है ब्रेन कॉर्टेक्स में, और वैगट्स फोकस मिलता है पल्मोनरी वेन्स में, एंड साइमंड फोकस मिलता है लीवर में। तो साइमंड फोकस एल्सवेयर हो हमारा इन्फेक्शंस जब, और ये साइमंड फोकस मिलता है जब लीवर में इसका ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है तब। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम इसके जो इन्वेस्टिगेशंस क्राइटेरिया के बारे में। तो टीएसटी यानी कि ट्यूबरक्लाइन स्किन टेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले इसको ही कराते हैं, तो सबसे पहले यही हमें कराना पड़ता है टेस्ट, और इसको चिल्ड्रंस में बहुत कॉमनली कराते हैं। और IgRA
यानी कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज ए से इसको जो है हम जो HIV से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें और एडल्ट में बहुत ज़्यादा इसको हम कराते हैं। और मोस्ट कन्फर्मेटिव के लिए हम जो है डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए चेस्ट एक्सरे है, जो मोस्ट कन्फर्मेटिव एग्जामिनेशन होता है चेस्ट एक्सरे, इसको तो कराना ही कराना है। अगर क्वेश्चंस आता है मोस्ट कन्फर्मेटिव क्या है तो चेस्ट एक्सरे को आप मोस्ट कन्फर्मेटिव बोलेंगे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस के लिए। और ये ट्यूबरकुलोसिस नेक्स्ट जो होता है AFV यानी कि एसिड फास्ट बेसिलाई, ये कब कराते हैं हम? इसको हम मिलेरी में नहीं कराते हैं, मिलेरी में नेगेटिव मिलता है, यानी कि स्पुटम टेस्ट जो होता है वो मिलेरी TB में नेगेटिव मिलता है। सेकेंडरी में हमें पॉजिटिव मिलता है, ये हमको ध्यान रखना है। सेकेंडरी में उस कंडीशंस में कराते हैं जब हेमोपेटाइटिस जैसा सिम्टम्स मिलता है, जब हम कराते हैं जब ही हमको पॉजिटिव मिलेगा, आइदर ये हमको नेगेटिव मिलेगा। इसलिए प्राइमरी में TST यानी कि ट्यूबरकुलाइन स्किन टेस्ट कराते हैं, जो कि PPD एक जो होता है PPD के द्वारा होता है, यानी कि प्रोटीन पेप्टाइड डेरिवेटिव्स के द्वारा होता है। इस में हमें क्या मिलता है, हम कब क्वेश्चन ये आता है कि ये TST पॉजिटिव है तो इसको हम कब माने कब पॉजिटिव है? जब वो TST हम पेशेंट्स को देते हैं इंट्रामस्कुलरली, उसके बाद 48 to 72 आवर्स के लिए वेट करते हैं। उसके बाद अगर मोर देन 5 mm होता है, तो अगर एग्ज़ाम के लिए मोर देन 5 mm आपको याद रखना है कि पॉजिटिव है, तो ये जो है ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव के लिए होता है। और 6 to 9 mm इससे ज़्यादा अगर होता है इन्फेक्शंस कन्फर्मेटिव के लिए हम कराते हैं। अगर हम क्लिनिकल पर्पज़ की बात करेंगे तो मोर देन 10 mm जो है वो हमारे लिए फर्स्ट कैटेगरी में, और 10 to 40 mm जो है सेकंड कैटेगरी में, और 15 mm जो है वो थर्ड कैटेगरी में आता है। तो 5 mm से ज़्यादा अगर है तो आप एज ए एग्जाम में आप जो लिख सकते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो चेस्ट एक्सरे मोस्ट कन्फर्मेटिव एग्जामिनेशंस फॉर द इन्वेस्टिगेशंस फॉर द ट्यूबरकुलोसिस एंड TST IGRA एंड AFV एसिड फास्ट बेसिलाई, इसको हम कराते हैं, जिसको हम जब भी कराते हैं जब इसमें हमें जो है हेमोपेटाइटिस मिलता है तब। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम इस ट्यूबरकुलोसिस में जो है इसके ट्रीटमेंट के बारे में और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ट्रीटमेंट्स में 2 टाइप्स की थेरेपी होती है। तो ATT, सबसे पहले हम ATT देते हैं पेशेंट को, एंटी ट्यूबरकुलाइन थेरेपी, जो कि 6 मंथ्स के लिए देते हैं। और इसमें जो ATT में उसके बाद डॉट देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। तो जो हमें चॉइस होती है ATT एंड डॉट। तो ATT में जो आने वाली ड्रग्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं, उनको याद कैसे रखा जाए? उनमें आने वाली आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इथाम्बुटोल है, एंड पायराजिनामाइड है। तो पायराजिनामाइड है, तो अभी इसको जो याद करने के लिए मैंने निमोनिक्स बताया है, वो है प्राइज, P फॉर पायराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजिड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, E फॉर इथाम्बुटोल। आपको समझ में आ गया होगा। P फॉर पायराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजिड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, E फॉर इथाम्बुटोल। ओके, 6 मंथ्स के लिए देते हैं हम। हाँ, अभी क्वेश्चन आता है कि विटामिन कौन से विटामिन को हम ऐड करते हैं और किसके साथ में करते हैं और किस कंडीशंस में करते हैं। देखिए, आइसोनियाजिड ड्रग्स देने के कारण हमको पेरीफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस रहते हैं। उसको चांसेस को दूर करने के लिए हम ऐड करते हैं विटामिन B6 को। तो ये क्वेश्चंस आया है पहले, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोबारा आपको रिव्यू किया यहाँ पे। अभी न्यू ड्रग्स आई है बेटाक्विलिन्स जो ड्रग्स है वो अभी तक रेजिडेंस की इसके कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ये रेजिडेंस नहीं होती है। बाकी ड्रग्स रेजिडेंस होती हैं। तो ड्रग रेजिडेंसी के बारे में भी हम इस टॉपिक में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एक होता है MDR-TB, नेक्स्ट होता है XDR-TB, नेक्स्ट वन होता है TDR-TB। MDR-TB का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB होती है, और XDR का मतलब होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस TB, एंड TDR का मतलब होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंस TB। MDR-TB के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो ड्रग्स जो है रेजिस्टेंस कर जाती हैं वो कर जाती हैं आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट पे हम 2 इयर्स के लिए सेकेंडरी ड्रग ऑफ लाइन ट्रीटमेंट को ऐड करते हैं।
नेक्स्ट जो है XDR-TB में क्या करते हैं, XDR-TB में आइसोनियाजिड एंड रिफॉर्मेशंस तो करी जाती हैं रेजिडेंस, साथ में जो फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप्स होता है वो भी, यानी कि एग्जांपल लाइक लेवोफ्लॉक्सासिन्स, वो भी रेजिडेंस कर जाती हैं, और साथ में सेकेंडरी ड्रग्स जैसे इंजेक्शन कैनामाइसिन वगैरह भी कर जाता है। TDR में सभी ड्रग्स रेजिडेंस कर जाती हैं। और मैंने आपको बताया कि बेटा कोलोलिन्स जो न्यू ड्रग्स हैं वो उसके रेजिडेंस नहीं होते हैं, तो अभी वो न्यू ड्रग्स आई है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है इस लेक्चर्स में, नेक्स्ट जो अगर ADD इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो तो उसमें हम कौन से ड्रग्स देते हैं, उनमें देते हैं इथेमोडोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, साथ में लेवोफ्लॉक्सासिन्स। अभी जो पैराजिनामाइड्स है, पैराजिनामाइड्स के कारण जो गाउट एंड हाइपर यूरेसेमिया के जो चांसेस रहते हैं वो पैराजिनामाइड्स के कारण रहते हैं। प्रेगनेंसी के कंडीशंस में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को बिल्कुल नहीं देते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स रहते हैं। एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस में जो है इथेमोडोल ड्रग्स कॉजेटिव फैक्टर्स है। तो हमने ये जो पूरा लेक्चर्स पढ़ा जिसमें हमने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ा, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है AIPG एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे राजक्षमा के बारे में। जो राजक्षमा डिजीज़ है इसमें जो है इसका वर्णन चरक निदान चैप्टर नंबर 6 में सोर्स निदान के अध्याय में आया है। चरक चिकित्सा 8 में भी इसका वर्णन किया गया है, चैप्टर नंबर 8 में। इट्स मेंशन इन चैप्टर नंबर 8 इन चरक चिकित्सा एंड मेंशन इन चरक निदान 6 चैप्टर सोर्स निदान। ओके, तो नेक्स्ट पूर्व रूप ऑफ द नेक्स्ट, पहले मैं इसमें बात करता हूँ जो इसके इसको क्या क्या कहा गया है। इसके जो महागद एंड रोगराज एंड महाबला अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड रोगराज एंड महागद राजक्षमा को कहते हैं। औपसर्गिक रोग है, सुश्रुत ने बताया है। इसके जो पूर्व रूप के बारे में बात करेंगे तो इसके जो पूर्व रूप होते हैं उसमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है PG एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है केशानाम नखानाम च अभिवृद्धि और एवं केश नख वृद्धि। तो केशानाम नखानाम च अभिवृद्धि राजक्षमा में होती है, केश नख वृद्धि ये प्रमेय में होती है। तो ये दोनों नख और केश की वृद्धि की बात आएगी तो ये जो है राजक्षमा में होता है, ये और प्रमेय में होता है, ये आपको याद रखना है। पूर्व रूप के बारे में हमको कुछ और पूर्व रूप है जिनको और याद रखना है, ध्यान रखना है। दौर्बल्यम दर्शनम, काय बीभत्स दर्शनम, बल मांस परिक्षय एवं स्त्री मांस प्रियताम। ओके, यानी कि दौर्बल्यम दर्शनम, देखिए आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को दौर्बल्यम दर्शनम होता है। काय बीभत्स दर्शनम, बल मांस परिक्षय, यानी बल और मांस का क्षय हो ही जाता है। स्त्री मध्यम मांस प्रियताम, ये उसको प्रिय लगने लगते हैं। स्त्री मध्य और मांस प्रिय लगे जिनमें, बल मांस का क्षय हो जिसमें, काय बीभत्स दर्शन हो जिसमें, दौर्बल्य दर्शन हो जिसमें, वो होता है क्या, राजक्षमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रूप के बारे में और इसके कारण के बारे में। तो इसके रूप जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, त्ररूप राजक्षमा, षडरूप राजक्षमा एंड 11 एकादश रूप राजक्षमा। तो जो सुश्रुत आचार्य ने क्वेश्चंस आया है कि जो अस्रग आमय यानी कि जो रक्त पित्त, इसका जो किसने बताया है लक्षण, तो वो बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो यहाँ पे जो त्रिरूप जो लक्षण है वो ज्वर कास एवं अस्रग आमय, ज्वर कास एवं अस्रग आमय, ज्वर कास एवं अस्रग, ज्वर कास और अस्रग आमय को मेंशन किया है आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य चरक ने जो बताए हैं अंश पार्श्व अभिताप, संताप कर्पाद्यो एंड ज्वर सर्वांगश। ओके, तो यानी कि इन्होंने बताया है कि अंश पार्श्व अभिताप, ओके, अंश और पार्श्व में अभिताप होता है, संताप कर्पाद्यो, संताप कर्पाद्यो एंड ज्वर सर्वांगश। ओके, तो ये जो होता है, ये जो लक्षण है वो है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। और बात करते हैं षडरूप राजक्षमा के बारे में भी, क्योंकि षडरूप राजक्षमा के बारे में भी सुश्रुत का पूछा गया है। तो षडरूप राजक्षमा होते हैं, उनमें सुश्रुत ने बताया है भक्त द्वेष, ज्वर श्वासकाश, शोणित दर्शन एवं स्वरभेद। याद रखने के लिए कितना अच्छा निमोनिक्स हो सकता है ये कि भक्त द्वेष। अब देखिए ना, भोजन की इनकी इच्छा नहीं हो रही है, खाने से उनको द्वेष हो रहा है। अब क्या हो रहा है उनको, फिर हो क्या रहा है, ज्वर भी हो रहा है, श्वास भी हो रहा है, काश भी हो रहा है। अब खाओगे पियोगे नहीं यार तो स्वरभेद तो हो ही जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, तुमको शोणित ही दर्शन होगा। सुश्रुत से शोणित दर्शन और स्वरभेद आपको याद रखना है। सुश्रुत से श्वास, शोणित भेद, सुश्रुत से श्वास, शोणित दर्शन, स्वरभेद, साथ में भक्त द्वेष और काश। ओके, चरक की जो लक्षण है वो काश, ज्वरपार, शूल, स्वरभेद, स्वर एवं वर्चोगत एवं अरुचि, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया है काश, ज्वर एवं पारशूल, स्वरभेद, वर्चोगत एवं अरुचि। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके जो कारण हैं उनके बारे में। 4 टाइप्स के इसके जो कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं वो ये है
बिस्मासन, एथाबल, बेग संधारण और क्षयजन। इनको याद रखने का जो कोड है वो बहुत अच्छा है निमोनिक्स, वो है विषमता से बेग के बल का क्षय हो गया। विषमता के कारण बेग के बल का क्षय हो गया, यानी कि विषमता मतलब बिस्मासन, बेग का मतलब बेग संधारण और बल का मतलब एथाबल और क्षय का मतलब जो होता है वो क्षयजन्य। ओके, तो आप क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस को और राजक्षमा को सबने ब्रीफ में पढ़ा है, तो मैं जो सारे निमोनिक्स टाइप हैं वो इस लेक्चर्स में बता देता हूँ। बाकी तो आपको अच्छे से पता ही है। कहीं भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। क्षय दो प्रकार का बताया गया है, एक अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। जो कि अनुलोम क्षय होता है इसमें रसवायु स्रोतस जो इफेक्टिव होता है, और इसमें जो है प्रतिलोम क्षय होता है वो शुक्रजन्य होता है, ये आपको याद रखना है। आचार्य सारंगधर ने 5 टाइप के बताए हैं राजक्षमा के भेद। BPK एंटीडियस मतलब बात पित्त कफ और त्रिदोषज एवं उराछत को भी माना है इन्होंने भेद। और नेक्स्ट जो है अब बात करते हैं इसके थोड़ा सा पर्याय के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, और इसके बाद करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में सीधे बात। तो इसकी जो पर्याय हैं KY JSRD और क्षय, यानी कि इससे क्या क्या होता है, क्रोध, यक्षमा, ज्वर, शोष, है ना, इसकी जो पर्याय है। इसके बाद राजक्षमा और क्षय, ठीक है, तो ये इसके पर्याय हैं। नेक्स्ट साध्यता और साध्या के बारे में, तो मांस बल युक्त जो रोगी होता है वो साध्य होता है, और असाध्य कौन सा रोगी होता है, जिसमें मांस बल का क्षय होता है और साथ में वो त्रिरूप, षडरूप और एकादश रूप युक्त होता है, वो होता है असाध्य। मांस बल युक्त जो रोगी होता है वो होता है साध्य। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके लिए आचार्य चक्रपाणि ने एक बहुत अच्छा श्लोका बताया है। छत्रम छात्रम छागम छागम मासम पश्चागम सर्पी सरकरम छागो उपसेवासैनम छाग मध्य तु यक्षमनुत। ओके, ये आपको रखना, जब छागम मासम पश्यम छागम सर्पी सरकरम और छागो उपसेवा और शयनम छाग मध्य तु यक्षमनुत, ये आपको याद रखना है। ये आचार्य चक्रपाणि ने यक्षमा के संदर्भ में बोला है। हाँ, इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो थोड़ा सा रह गए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है मार्गावरोध और क्षय। ओके, मार्गावरोध एवं क्षय। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के जो योग हैं वो कौन कौन से हैं, उनके लिए क्या क्या निमोनिक्स। बहुत प्यारे से दो निमोनिक्स हैं हमारे। वो दो निमोनिक्स ये हैं कि गुंडे बसंत में मालती को घोड़े पर बिठाकर वास करते हैं। भाई गुंडे जो होते हैं ना, वो बसंत में मालती को घोड़े पे बिठाकर वास करते हैं। और दूसरा ये है कि जो शीतल की जवानी का बल देखकर तो जीवन दुर्लभ ही है। शीतल की जवानी इस कदर है कि उसका बल देख के जीवन तो दुर्लभ हो गया है। और साथ में जो गुंडे हैं ना, गुंडे बसंत में मालती को जो घोड़े पर बिठाकर वास करते हैं। तो इससे हम डिकोड करते हैं इन कोडों को जो योग में हैं। तो बहुत प्यारे से कोड हैं, आप एक बार नोट कर लीजिए। गुंडे बसंत में मालती को घोड़े पर बिठाकर वास करते हैं और शीतल की जवानी का बल देखकर जीवन तो दुर्लभ हो ही गया है। तो पहले शीतल की जवानी का बल देखकर जो जीवन दुर्लभ है ना, इसको पहले डिकोड करते हैं। उसको डिकोड इस तरह से करते हैं। शीतल की जवानी का बल देखकर जीवन दुर्लभ है कि मतलब हो गया सी मतलब जो शीतोपलादी चूर्ण। ता का मतलब जो होता है आप नोट करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें नहीं नोट यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, आपको याद रहे इसलिए मैंने सिर्फ कोड दिखाया है। सी का मतलब जो होता है शीतोपलादी चूर्ण। ता से होता है तालिसादी चूर्ण। ओके, यानी कि सी मतलब जो होता है शीतोपलादी चूर्ण। तल का मतलब होता है तालिसादी चूर्ण। जवानी का मतलब हुआ एवानी सांडव का बल देखकर। बल का मतलब हो गया बलादी चीर। और जीवन का मतलब हो गया जीवंत्यादिघृत। और दुर्लभ से हो गया दुर्लभादिघृत। ओके, दुर्लभादिघृत जो है दुर्लभ से, जीवन से जीवंत्यादिघृत, जवानी से एवानी साडप, शीत बल से मतलब जो है बलादी चीर, और सी से मतलब कि शीतोपलादी चूर्ण, और तल से मतलब हो गया ये आपका तालिसादी चूर्ण। ओके, नेक्स्ट है गुंडे बसंत में मालती को घोड़े पर बिठाकर जो वास करते हैं, इसका कोड है। गुंडे का मतलब हो गया निर्गुंडीघृत। बसंत का मतलब हो गया बसंत मालतीघृत। और बा से मतलब एक और हो गया बासादिघृत। साथ में खरजुदादिघृत को आप ऐड कर लेना। बसंत मालती का मतलब हो गया बसंत मालतीघृत। ओके, गुंडे का मतलब हो गया निर्गुंडीघृत। घोड़े पर मतलब हो गया अश्वगंधारी क्वात। ओके, अश्वगंधारी क्वात। घोड़ा मतलब अश्व का पर्याय होता है, तो अश्वगंधारी क्वात।
ओके बेटा, अगर बास करते हैं मतलब बासा आबले और बासादि घृत, खरजूरादि घृत, इनको आपको और याद रखना है। तो आई होप ये पूरा जो है वीडियो यहाँ पे पूरा जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ बने रहिए इजी मेड आयुर्वेदा के साथ। प्रणाम आयुर्वेदा एंड नमः आयुर्वेदा।